आज हम लोग कुक एफएम की तरह यह जो बुक है दृष्टि पब्लिकेशन का हिस्ट्री का, इसको आज हम लोग ऑडियो बुक की तरह पढ़ेंगे। आप इसको सोने से पहले या यात्रा करने के दौरान इसको सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता लेसन 2 को पढ़ेंगे। तो वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय शतक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थे कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में 2 पुरातत्व शास्त्रियों जैसे कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भी एक सभ्यता थी जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। कालांतर में सन जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जे.पी. जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा स्थल रखा गया। और इसके नामकरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार क्षेत्र भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक था। यह भारत से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी के उत्खनन से इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी: भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेरोलाइड, अल्पाइन तथा मंगोलाइड। सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसके सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसके शासक वर्ग निवास करता था। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे।
आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य गली में गिरता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबांगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबांगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानघर होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों एवं पशुदस्युओं से बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 लंबाई चौड़ाई का अनुपात के आकार की ईंटों का प्रचलन सबसे ज्यादा था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत सामाजिक की जुड़वा राजधानी कहा था। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। इस टीले पर यह दुर्ग बना है, उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। तो इस सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। बृहत स्नानगार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति पाई गई है, जो द्रवी मोम की बनी हुई है। इस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो की बात करें तो यह संधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजमूदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था। चंदहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। चंदहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चंदहुदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भाप मार, बटखरे का बनाने का काम होता था और अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। नेक्स्ट आपका लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सगरवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 में की थी। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। इस स्थल से 20 समाधियां मिली हैं। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण भी मिलता है। यहाँ से नाव के चित्र या मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और BK थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं।
और कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हुए हैं। नेक्स्ट है आपका बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। नेक्स्ट आपका धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। धौलावीरा से हड़प्पा स्थल का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। अब हम लोग संधु स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुओं से प्राप्त अवशेष पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा से आपका कब्रिस्तान R37, सावधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना इत्यादि। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। तो मोहनजोदड़ो से बृहत स्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए, गड़े हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी पटरी, कुम्हकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य इत्यादि। चंदुदड़ो से आपका अलंकृत हाथी, वर्गाकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि मिले हैं। कालीबंगा से आपका आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मणिके एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां। नेक्स्ट आपका लोथल से क्या मिला है। तो लोथल से बंदरगाह, धान बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां, धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबा का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र। नेक्स्ट आपका सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से आपका घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार की कब्रगाह मिला है। बनावली से आपका हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ तांबे के वर्णाद इत्यादि मिले हैं। अब हम लोग कुछ स्थानों के नाम देखेंगे, स्थल का नाम देखेंगे और उसके उत्खननकर्ता के नाम देखेंगे। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं और इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का मोंटोगोमरी जिला है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। ये सिंधु प्रांत का लरकना जिला में स्थित हैं। चंदहुदड़ो जो कि सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है और ये अर्नेस्ट मैके इसके उत्खनन करता है और इसका वर्तमान जो स्थिति है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा आपका घग्गर नदी किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा उत्खनन किया गया था। ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोट जीजी जो कि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, ये फजल अहमद खान के द्वारा उत्खनन किया गया था और पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसका वर्तमान स्थिति है। नेक्स्ट आपका रंगपुर भादर नदी किनारे है और ये रंगनाथ राव या S.R. राव के द्वारा उत्खनन किया गया था और ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। नेक्स्ट आपका रोपड़ सतलज नदी किनारे है। इसका खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है और ये पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। नेक्स्ट आपका लोथल जो है भगवा नदी किनारे स्थित है। इसका भी खोजकर्ता रंगनाथ राव या S.R. राव हैं जो कि गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित हैं। नेक्स्ट आपका आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। सुतका गेंडोर यह दास के नदी के किनारे हैं और इसके खोजकर्ता ऑरेल स्टेइन है। यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका बनावली, यह सरस्वती नदी किनारे है और R.S. बिष्ट द्वारा उत्खनन किया गया था। यह हरियाणा का फतेहाबाद जिला है। नेक्स्ट आपका धौलावीरा जो कि लूनी नदी किनारे है और इसका खोज JP जोशी ने किया था और यह R.S. बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। यह गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। अब हम हड़प्पाई लिपि के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है।
इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्यूट्रोफेडन कहा गया। इस सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली से प्राप्त हुए हैं। सामाजिक जीवन की बात करें हम लोग तो सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर थी और मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष आभूषण दोनों धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। चंदहुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे और इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। अनेष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज्यादा थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। अब इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा वासियों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। चूंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वाणिज्य अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया में भी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो वो लोथल, रंगपुर, सुतकोटदा, प्रभास, पाटन आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया गया। यूनानियों ने इसे सिंडन यानी सिंडोर नाम दिया और ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। कृषि कार्य हेतु पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फल नहीं मिला है। संभवतः यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सिंधु नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नत के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्यों में व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, गाय, भैंस, गधे, सुअर, कुत्ते आदि के होने का अनुमान मिला है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष तथा पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों के मोहरों जैसे चंदुदुड़ में बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने का आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता जिसको पशुपतिनाथ बोलते हैं, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधुवासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता था और कालीबंगा से प्राप्त अग्नि के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित हैं: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। इसके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार अलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था और मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाए गए हैं जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के तरह ही इसके पतन के लिए कोई उचित कारण उत्तरदायी नहीं है। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों का अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतन उन्मुख थी। अंततः द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगर सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में बदल गई। पतन से संबंधित विद्वानों के कुछ मत हैं। क्या क्या विद्वान इसके पतन के बारे में कहें, चलिए देखते हैं। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा बाहरी एवं आर्यों के आक्रमण से इसका पतन हो गया। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं आर.एस. राव ने कहा कि बाढ़ के कारण इसका पतन हो गया। आर.एल. स्टेइन, अमलानंद घोष ने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हो गया। M.R. साहनी ने कहा भूतात्विक परिवर्तन और जल पलायन की दृष्टि से यह इसका पतन हो गया। जॉन मार्शल ने कहा प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हो गया। K.U.R. कनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा के कारण इसका पतन हो गया। सिंधु सभ्यता की क्या देन है हमारी लाइफ में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही, जिसके कुछ उदाहरण निम्न है। दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाहरी व्यापार इत्यादि। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। चलिए आज का हम लोग समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वैदिक सभ्यता के बारे में।